संपादकीय जनसत्ता 24 जुलाई 2025। किशोर मन पर आक्रामकता की छाया। अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले किशोर का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। एक आपराधिक रिकॉर्ड बन जाने से उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छे रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हो जाता है। समाज उसे एक अपराधी के रूप में देखता है, जिससे उसका आत्मसम्मान और भी गिर जाता है तथा वह अपराध के दुष्चक्र में धंसता चला जाता है। यह परिवार के लिए एक भावनात्मक आघात होता है। माता पिता को शर्मिंदगी, दुख और कानूनी खर्च का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं और घर का शांतिपूर्ण माहौल नष्ट हो जाता है। तकनीक प्रगति ने जहां एक ज्ञान और संचार के द्वार खोले, वहीं किशोरों के लिए एक खतरनाक मायाजाल भी बिछा दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री की भरमार जो बिना किसी प्रभावी नियंत्रण का आसानी से उपलब्ध, जिससे किशोर के कोमल मन प्रभावित होते हैं। हमारे देश एक सामाजिक चुनौती का सामना कर रहा है। वह खासी संख्या में किशोरों में बढ़ती हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति है। यह समस्या न केवल समाज की शांति और सुरक्षा के लिए तत्कालिक खतरा है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के नैतिक और सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की आयु की अवधि है। यह समय व्यक्ति के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर होता है। इस दौरान किशोर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से दौर से गुजरते हैं। यह पहचान बनाने, मूल्यों को आत्मसात करने और भविष्य की नींव रखने का समय होता है। इस नाजुक दौर में उन्हें सही मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और सकारात्मक एवं सुरक्षित माहौल की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश आज के जटिल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ऐसे कई नकारात्मक कारण सक्रिय हैं, जो इन युवाओं को रचनात्मकता एवं विकास के मार्ग से भटककर हिंसा और अपराध के अंधकारमय गलियारों की ओर ढकेल रहे हैं। किशोरों में हिंसा और अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति किसी एक कारण का परिणाम नहीं, बल्कि यह कई परस्पर जुड़े हुए कारकों का जटिल जाल है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होती है, उसके चरित्र और मूल्यों की नींव रखी जाती है। भारतीय समाज में परंपरा के रूप में संयुक्त परिवार की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी, जहां बच्चे दादा दादी और अन्य बड़ों के स्नेह एवं मार्गदर्शन में पलते थे। यह संरचना एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती थी, मगर शहरीकरण और आधुनिकीकरण की लहर ने इस व्यवस्था को कमजोर किया है और एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है। इन छोटे परिवारों में अक्सर माता पिता दोनों ही आर्थिक दबावों और करियर की महत्वाकांक्षाओं के कारण काम में व्यस्त रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि किशोरों को पर्याप्त समय व भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाता। वे अकेलापन और उपेक्षा का शिकार हो जाता है। इसके अलावा एकल पालन पोषण करने वाले परिवारों की बढ़ती संख्या, माता पिता के बीच कलह और तलाक के मामले किशोर के मन पर गहरा आघात करते हैं। वे असुरक्षित महसूस करते हैं और उसका घर से विश्वास उठने लगता है। जब घर में संवाद की कमी होती है और बच्चों के अपने भावनाओं, डर और शंकाओं को साझा करने का मंच नहीं मिलता, तो इस भावनात्मक शून्य को भरने के लिए बाहर की दुनिया में स्वीकृति और अपनापन खोजते हैं। यहाँ पर वे अक्सर गलत संगति और ऐसे मित्र समूहों के संपर्क में आते हैं जो उन्हें हिंसा, नशा और अपराध की दुनिया में खींच लिए जाते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बजाय अंकों और प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित हो गई है। वह किशोरों के भारी मानसिक तनाव का प्रमुख कारण है। बोर्ड और प्रतियोगिता परीक्षा और उच्च अंक लाने की आंधी दौर ने शिक्षा को एक उत्सव के बजाय युद्ध बना दिया है। माता पिता, शिक्षक और समाज की सफलता ही सब कुछ है। मानसिकता उन पर असहनीय दबाव डालती है। हर किशोर की अपनी क्षमता और रुचि होती है, लेकिन उन्हें एक ही पैमाने पर तौला जाता है। जब कोई छात्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता, तो उसे न केवल बाहरी आलोचना का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसका आत्मसम्मान भी बुरी तरह आहत होता है। वह खुद को असफल समझने लगता है। असफलता की यह ग्लानि अक्सर निराशा, क्रोध और आक्रामक व्यवहार में बदल जाती है। पढ़ाई में विफलता को व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में देखने वाले कई किशोर इस कुंठा को बाहर निकालने के लिए हिंसात्मक कृत्यों, तोड़ फोड़ या धौंस जमाने जैसे तरीकों को
सहारा लेते हैं, जो उनके आपराधिक व्यवहार की पहली सीढ़ी बन सकती हैं। तकनीकी प्रगति ने जहां एक ओर ज्ञान और संचार के दौर खोले, वहीं दूसरी ओर से कई किशोरों के लिए एक खतरनाक मायाजाल भी बिछा दिया है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और वीडियो प्रसारित होने वाली वेबसाइट पर हिंसक, अश्लील और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की भरमार है, जो बिना किसी प्रभावी नियंत्रण के आसानी से उपलब्ध है। इससे बहुत सारे किशोरों का कोमल और प्रभावित होता है। वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा को एक वैध और प्रभावी तरीके के रूप में देखने लगते हैं। इसके अलावा साइबर बुलिंग एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोशल मीडिया पर तंग करना, अफवाहों फैलाना या व्यक्तिगत तस्वीरों का दुरुपयोग कर किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यह पीड़ित किशोर के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर सकता है और प्रतिशोध की भावना को जन्म दे सकता है, जो आक्रामकता के रूप में सामने आती हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले किशोर का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। एक आपराधिक रिकॉर्ड बन जाने से वो अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हो जाता है। समाज ऐसे किशोर को अपराधी के रूप में देखता है, जिससे उनका आत्मसम्मान और गिर जाता है। वो अपराध के दुष्चक्र के गहरे धंसते चला जाता है। यह परिवार के लिए एक सामाजिक कलंक और भावनात्मक आघात होता है। माता पिता को शर्मिंदगी, खुश और कानूनी प्रक्रिया का खर्च करना पड़ता है। पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं, घर का शांतिपूर्ण माहौल नष्ट हो जाता है, समाज में भय, अविश्वास और सुरक्षा का माहौल बनता है। यह सामाजिक ताने बाने की कमजोर करता है और सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित करता है। वही न्यायिक प्रणाली पर बोझ बढ़ता है, क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड और सुधार गृह की सीमित क्षमता इस तरह के अपराधों को बढ़ती संख्या को संभालने का अक्सर अपर्याप्त साबित होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर किशोर अपराध का एक पीड़ित होता है, जिसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात से गुजरना पड़ता है, जिसका असर उस पर जीवन भर रह सकता है। इस गंभीर समस्या का समाधान किसी एक संस्था के या प्रयास से संभव नहीं। परिवारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माता पिता को अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए। उनके साथ एक दोस्त की तरह खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उनकी समस्याओं, दोस्तों और ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में जानना चाहिए। घर में प्रेम, सम्मान और नैतिक मूल्यों का माहौल बनाना चाहिए, ताकि बच्चे बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बच सके। किशोरों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति चेतावनी है। हमारे समाज की नींव कहीं न कहीं कमजोर हो रही। यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है। इसका समाधान केवल पुलिस या अदालतों के पास नहीं, बल्कि हम सभी के पास है। परिवार, स्कूल, समाज, सरकार, मीडिया और न्यायपालिका, जब ये सभी स्तंभ मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। हमें एक ऐसा सहायक और पोषक करने वाले वातावरण बनाना है, जो किशोर सुरक्षा, सम्मान, अवसर और सही मार्गदर्शन मिले। आज के किशोर की यही कल का भारत है। रंजना मिश्रा। संतोष का कोष, दुनिया मेरे आगे, शिशिर शुक्ला। संतोष हमारे वित्त की शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बाहरी परिस्थिति ऐसी दशा में हमें जय भी प्रभावित नहीं कर पाती हैं। संतोष का मूल्य कोष प्राप्त करने के बाद हमें भौतिक लालसाओं से दूर हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में कोई स्थान शेष नहीं रह जाता। ऐसी दशा में हमारा अंतर्मय हर एक क्षण प्रसन्नता से भाव में रहता है। वन जीवन प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा उपहार है, जिसके मूल्य की कल्पना कर पाना भी नितांत असंभव है। मगर इसी जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, जीने का ढंग और उपेक्षाओं के दायरे में परस्पर पृथक कर देते हैं। जन्म लेने के पल से ही हम अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और विषयों के ऐसे संजाल में जकड़ जाते, जिससे बहिर्गमन सामान्यतः मरणोपरांत ही संभव हो पाता। जीवन दरअसल सुख, सुविधा, शांति, आनंद की खोज का दूसरा नाम। हम अनवरत कुछ नया प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। काश कुछ और प्राप्त हो जाए। यह विचार हमारे अंतर्मय में जब एक बार स्थान बना लेता, तो फिर मुक्ति पाना आसान नहीं रह जाता। प्रत्येक उपलब्धि हमें प्रसन्नता से कहीं अधिक उद्विग्नता की ओर धकेल देती है। उद्विग्नता होती है कुछ और नया हासिल करने की, कुछ और ऊंचा उठने की और कुछ तुलना के पैमाने पर कदम और आगे बढ़ाने की। सच यह है कि उपलब्धि जनित उद्विग्नता उस प्रसन्नता के भाव को नष्ट कर देती, जिसे हम जी भर कर जीना चाहिए था।
इंद्रियों की लालसाएं किसी सीमा से नहीं बंधी होती, क्योंकि उन्हें सीमा या नियंत्रित शब्द का कभी अर्थ ही नहीं समझा। इस आपाधापी में हम जीवन के वास्तविक कोष को विकृत कर बैठते हैं। वास्तविक कोष संतोष, और संतोष एक ऐसी आंतरिक नीति जो हमें असीम सुख और आत्मीय सुख प्रदान करती है। एक श्लोक में संतोष परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। संतोष के कोष का अर्जन भी सहज सरल नहीं है। इसके लिए हमें अपने आप को अनुशासन की डोर से बांधना पड़ सकता है। काश थोड़ा और के स्थान पे इतना ही पर्याप्त है, जैसा भाव इस क्षण हमारे भीतर फूटने लगेगा। संतोष के अमूल्य कोष अब हमारे भीतर अधिक सिद्ध हो जाएगा। अल्प को ही पर्याप्त की दृष्टि से देखना, छोटी छोटी उपलब्धियों में असीम सुख की अनुभूति, जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वयं को कृतज्ञता के भाव से सराबोर रखना, लालसाओं को आत्म अनुशासन में बांध देना, ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से हम संतोष का सुख कोष प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। एक अन्य विशेष बात यह है कि अनुशासन इच्छाओं का पर नियंत्रण से आता है, न कि इच्छाओं के दमन से। दमन तत्कालिक प्रक्रिया, जबकि नियंत्रण दीर्घकालिक। हम दमन को ही नियंत्रित समझने की भूल कर बैठते हैं, जो हमारे लिए घातक सिद्ध होती। नियंत्रण के माध्यम से आत्म अनुशासन विकसित होती है। इसके साथ एक अवस्था ऐसी आती है जब हम संतोष को कोष प्राप्त कर लेते हैं। संतोष के गुण को आत्मसात करने के साथ हमें ऐसे लाभ स्वतः मिल जाते जो हमारे जीवन का एक नवीन दिशा देते हुए उसे आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं। संतोष हमारे चित्त को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हमारे बाहरी उथल पुथल और परिस्थितियां ऐसी दशा में हमें जरा भी प्रभावित नहीं कर पाती। संतोष का मूल्य कोष प्राप्त होने के बाद हम भौतिक लालसाओं से दूर हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा और तुलना के लिए हमारे मन मस्तिष्क में कोई स्थान शेष नहीं रह जाता। ऐसी दशा में हमारे अंतर में हर एक क्षण प्रसन्नता के भाव से भरा रहता है। पर्याप्त का भाव मन में व्याप्त हो जाने से मस्तिष्क चिंता, तनाव और अवसाद जैसे विकारों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के प्रति एक संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण धीरे धीरे विकसित होने लगता है। एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि संतोष का अर्थ निष्क्रियता के भाव को पकड़ना कदापि नहीं, बल्कि संतोष का आशय प्रत्येक अनावश्यक वस्तु को छोड़ते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं इच्छाओं का सहारा लेकर जीवन जीने का प्रयास करना है। ऐसा तभी संभव जब हम बाहरी विषयों में संलिप्त न होते हुए स्वयं के अंदर आनंद एवं शांति को खोजने का प्रयास करेंगे। एक बार अगर हम इस साधना में सफल हो जाए तो फिर हम निश्चित रूप से संतोष और संयम का महत्व समझने लगेंगे। संतोष के खोजने को प्राप्त करने के लिए हमें एक सहज एवं सरल जीवन शैली का पालन करना होगा, जिसमें अनावश्यक इच्छा और विचारों के लिए कोई भी स्थान ना हो। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन को तुलना के पैमाने पर हर हाल में हटाना होगा, क्योंकि तुलना सदैव बेचैनी को जन्म देती है। किसी भी अगले व्यक्ति के पास क्या है क्या नहीं है, हमारे हर हाल में इन प्रश्नों से दूर जाना होगा। अपने जीवन को संयम के ढांचे में ढालकर हर संतोष का कोष प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक क्षण उस संस्थापनों को उपलब्धि के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास है। इन विषयों की ओर से मन को भटकने से रोकना होगा। हमारे पास नहीं है प्रवृत्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव का भाव रखना हमें संतोष रूपी कोष को प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। अनंत इच्छाओं की सीमाओं में बांधने का प्रयास करना, सादगी और स्वाभाविकता का लिबास ओढ़कर जीवन जीना, सदैव नियंत्रण की डोर को पकड़ना रहना हमें संतोष की भाव का आगे गति की ओर प्रदान करता है। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का पूर्ण अधिकार सिर्फ हमारा, इसलिए उसे तुलना और दूसरी अन्य कसौटियों पर कोसने से कोई लाभ नहीं। संतोष का कोष कोई भौतिक खजाना नहीं, बल्कि वह दिव्य कोष है जिससे जीवन की समृद्धि, शांति और पूर्णता प्रदान करता है। यह कोष जितना बढ़ता जाता है, जीवन की उतनी ही हल्का, सहज और आनंदमय होता जाता है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में संतोष वह संजीवनी है जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्तर पर स्थिरता देती है। शिशिर शुक्ला जी। सुरक्षा पर सवाल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ चौंकाने वाली घटना है। फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी आधार कार्ड, वीजा दिलाने वाले फर्जी केंद्रों के मामले में सामने आते रहे, लेकिन फर्जी दूतावास के खुलने से कई सवाल खड़े हो गए। ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं कि राजधानी दिल्ली से
चंद किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की गोरख धंधा चल रहा है। यह मामला न केवल धोखाधड़ी और जालसाजी का है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके खुलासे किए। इसके सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली एजेंसियां भी कटघरे में हैं। एक आलीशान भवन में किसी देश की फर्जी दूतावास होने की भनक किसी को पहले क्यों नहीं लगी? आरोपी इस भवन के बाहर नकली राजनयिक नंबर प्लेट वाली महंगी कारें खड़ी करके रखता था ताकि वहां आने वाले लोगों को यह दूतावास जैसी ही लगे। जांच के दौरान कई नकली नंबर प्लेट भी मौके से बरामद की गई। एटीएस ने गाजियाबाद के कवि नगर में छापा मारकर इस फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया। आरोपी ने किराए पर यह भवन ले रखा था जहां वह फर्जी तरीके से पश्चिम आर्कटिक का दूतावास संचालित कर रहा था। वह खुद को सेर्गेई पुलविया और लाडोनिया का राजदूत भी बताता था। आरोपी इस फर्जी दूतावास के जरिए विदेश में काम दिलाने के नाम पर लोगों को मोटी रकम वसूलता था। हैरत की बात है कि वह लोगों को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपनी तस्वीरों का भी इस्तेमाल करता था। इन तस्वीरों को उसने इंटरनेट पर छेड़छाड़ करके तैयार किया था। इससे इस बात का भी पता चलता है कि इंटरनेट का दुरुपयोग धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस हद तक किया जा सकता है। गौर करने की बात है कि इससे पूर्व वर्ष 2011 में इस आरोपी से एक अवैध सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। इस संबंध में स्थानीय थाने में मामला दर्ज किया गया था, यानी वह पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जिस इलाके में वह फर्जी दूतावास चला रहा था वहाँ पुलिस गश्त भी होंगी। इस भवन के बाहर कोई सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं था। ऐसे में सवाल है कि पुलिस को वहां संदिग्ध गतिविधियों को लेकर संदेह पहले क्यों नहीं हुआ। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से हवाला गिरोह भी चला रहा था। ऐसे में इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे तार किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े हो। गंभीर बात यह है कि आरोपी पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदेबाज चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी के संपर्क में भी रह चुका है। इसके पास 2 देशों के 12 राजनयिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कूट रहित दस्तावेज का मिलना बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह संवेदनशील पहलू है जिसकी गहराई से जांच की जरूरत है। एक अकेला आदमी इतने बड़े फर्जीवाड़ा का अंजाम दे रहा हो यह नामुमकिन है। जाहिर है कि इसके साथ एक बड़ा गिरोह काम कर रहा होगा। जांच एजेंसियों को इसकी तह तक जाना सभी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। खोखले का संजाल। शक्ति और जागरूकता के दावे के बावजूद साइबर धोखाधड़ी रुक नहीं रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? हर वर्ष लाखों शिकायतें दर्ज होती लेकिन इसमें से ज़्यादातर मामले गंभीरता दिखाई नहीं देती। देश के भीतर अन्य देशों में बैठे शातिर अपराधी बड़ी चतुराई से नागरिकता को अपने जाल में फंसा रहा है। साइबर अपराध इतने स्वरूप के लोग इन्हें समझ नहीं पाते, जीवन भर की गाड़ी कमाई गंवा बैठते हैं। आज साइबर अपराध हर वर्ष करोड़ रुपये की जपत लगा रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नतीजा यह है कि अपराधी किसी न किसी रूप में लालच देकर या डरा धमका कर नागरिकों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। इसी का परिणाम है पिछले वर्ष 12,845 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी हुई, जबकि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 7,465 करोड़ रुपया था। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री की ओर से दी गई इस जानकारी ने चिंता बढ़ा दी कि इससे पता चलता है कि पुलिस तंत्र साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। आखिर क्या कारण है कि आज के तकनीक के दौर में सुरक्षा एजेंसी साइबर धोखाधड़ी तक नहीं पहुंच पा रही है? हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से साइबर अपराध के तत्काल और सख्ती से निपटने के दावे किए जाते हैं, इसके बावजूद दर्ज मामले में संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी की पिछले वर्ष 25 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। अपराधियों के संजाल को खत्म करने की घोषणा के बीच यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर अपराधी बेखौफ साइबर अपराधी को अंजाम दे रहा है तो क्या पुलिस जांच व्यवस्था को खामी नहीं है? जरूरी है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर इस व्यवस्था में सुधार किया जाए और अपराधियों को न्याय की कटघरे में लाया जाए। साथ ही आम नागरिकों में व्यापक स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे साइबर अपराध की जद में आने से बचें। छोटा आर्टिकल। लेन देन का दायरा। भारत में डिजिटल लेन देन का दायरा अब गांव और कस्बों तक फैल चुका है। छोटे दुकानदार
सब्जी वाला, रिक्शा चालक और यहाँ तक कि ग्रामीण हाट बाजारों में भी अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सिर्फ सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक तकनीकी क्रांति भी है। इसने न केवल लेन देन को आपस बढ़ाया बल्कि लोगों के भीतर डिजिटल साक्षरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई की तारीफ करते हुए कहा, भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि कैसे कम संसाधनों के बावजूद एक समावेशी डिजिटल ढांचा खड़ा किया जा सकता है। यूपीआई की लोकप्रियता के पीछे कई प्रमुख कारण। सबसे पहली बात है कि पैसा भेजने और पाने में 1 सेकंड का भी नहीं लगता। पहले जो लोग बैंकिंग प्रणाली से कटे हुए थे वे यूपीआई के जरिए औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। इसके क्रेडिट स्कोर तैयार हो रहे हैं, इससे छोटे ऋण को मदद मिल रही है। प्रतिष्ठा पर असर। साख पर सवाल पढ़ा, ऐसा नहीं कि प्रवर्तन निदेशालय की पहली बार सवाल उठाए गए हैं। यह अपनी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा के अनुसार कार्य करने के लिए सलाह दी जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले में दोषसिद्धि की दर बहुत ही कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उस पर लगे आरोपों के लिए वो खुद जिम्मेदार है और उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही। प्रवर्तन निदेशालय देश के उन प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थाओं में से एक है जिसका नाम सुन कर ही वित्तीय घोटाले करने वाले के पसीने छूट जाते, लेकिन आज सभी समझते हैं कि उसकी सक्रियता मात्र डराने के लिए है। थोड़े समय की हलचल और राजनीतिक बयानबाजी के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। चीन की चाल। चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा विशाल बांध भारत के लिए न केवल पारिस्थितिकी या सीमाई संकट नहीं बल्कि भू राजनीतिक दृष्टि से भी यह संवेदनशील मामला है। यह परियोजना चीन की जल रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे वह पड़ोसी देशों पर नियंत्रण और दबाव बनाना चाहता है। भारत को अब केवल प्रतिक्रिया की नीति से ऊपर उठकर रचनात्मक, नवाचारी और दूरदर्शी रणनीति अपनानी चाहिए। भारत को जल संप्रभुता सुरक्षा नीति के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र जल प्रवाह के उपग्रह निगरानी, सेंसर तंत्र और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर एक मजबूत सूचना तंत्र तैयार करना चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र में नदी साझा आचरण संहिता का प्रस्ताव रखना चाहिए जिससे एक पक्षीय निर्माण कार्य को रोका जा सके। मोबाइल की लत। वर्तमान दौर में मोबाइल बच्चे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, मगर अब इसके एक नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। एक सर्वेक्षण में मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से 78% बच्चों के एक दूसरे से मेलजोल कम हो गया। लगभग 30% बच्चे की नींद पर असर पड़ रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ समय बिताए, उसके सामने मोबाइल का कम उपयोग करें और मोबाइल में ऐसी व्यवस्था करें ताकि गैर जरूरी सामग्री तक उनकी पहुंच ना हो। साथ ही बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बिजनेस स्टैंडर्ड संपादकीय हिंदी। शहरी विकास की बदलती हुई रणनीति। अर्थव्यवस्थाओं के सामूहिक बहुत मायने रखती हैं। जब कंपनियां, कर्मचारी, योजनाकार सब यह जगह होते जब साझी बुनियादी ढांचे, संयुक्त श्रम, नवाचार का लाभ उठाते। अल्फ्रेड मार्शल से लेकर एडवर्ड ग्लेसर का तमाम अर्थशास्त्रियों ने एक ही जगह उपलब्ध सभी सुविधाओं वाले ऐसे केंद्रों को सराहना करते हुए उन्हें उत्पादकता और विकास का इंजन बताया। पिछले कुछ समय से भारत कई बड़े शहरों में अपने यहाँ ऐसी ही एकीकृत सुविधा रोजगार ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में